मनीष पांडे जी, विपक्ष लगातार सवाल उठ रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और इसमें पश्चिम बंगाल से भी आवाज उठ रही है, उत्तर प्रदेश से भी अखिलेश यादव इन आवाजों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और इसे एक लंबी प्लानिंग से जोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल आप पर, आपकी सरकार पर। आज के डिबेट की शुरुआत चूंकि शेरो शायरी से हुई है, आपने भी किया, राजीव जी ने भी किया, तो मैं भी एक अर्ज करना चाहूंगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि मैं सीए के दौर में डिबेट में बैठा हुआ हूं। 2 दिनों से जो डिबेट चल रहा है, मैं जिन डिबेट में भाग ले रहा हूं, तो जिस प्रकार अब आप देखिए, ये जून महीना समाप्त हो गया, जुलाई शुरू है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। मैंने आपके एंकर को भी सुना 2 महीने का समय बचा है। अरे भैया, चुनाव के 10 दिन पूर्व तक चुनाव आयोग अपना काम करती रहती है, मतदाता सूची के प्रकाशन का काम होता रहता। आप 3 महीना क्यों नहीं कहते? क्यों कहते हैं 2 ही महीना बचा हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं कि बीएलओ, हर बूथों पर बीएलओ नियुक्त किए गए हैं ना? कोई ऐसा बूथ भी है तो उसकी सूची जारी करे जहां बीएलओ नियुक्त चुनाव आयोग ने नहीं किए हैं। उस पर डिबेट होना चाहिए कि वहां के मतदाताओं का पुनरीक्षण का कार्य कैसे होगा। जब 1 महीने तक बीएलओ हर घर जाकर प्रपत्र, गणना प्रपत्र देंगे और फिर उसके बाद उनसे वापस लेंगे, यह चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था 1 महीने तक के लिए की है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि 1 अगस्त तक वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा और 1 सितंबर तक आपत्ति ली जाएगी जिन लोगों का नाम किसी न किसी कारण से छूट गया होगा, तब जाके 30 सितंबर को फाइनल जो है वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बावजूद चुनाव आयोग लास्ट टाइम तक भी 1-2 पन्ने वोटर लिस्ट में जोड़ती है, ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा। लेकिन 29 तारीख से लेकर इतना, पांडे जी, 29 तारीख से लेकर 26 जुलाई तक के इस पूरे टाइम फ्रेम के दिन काउंट कर लीजिए कि फॉर्म कब तक जमा कराना होगा। वो तो फिर आगे के प्रोसेस में जाएगा ना, दावा आपत्ति कैसे लगाएंगे? देखिए, कुछ तो मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं बैठा, कुछ आप लोग अपने लिए वो होमवर्क इसलिए रखिए, कभी चुनाव आयोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो कुछ सवाल उनके लिए भी बचा के रखिए। मैं तो अंदेशा लगा रहा हूं, मैं तो अपने चुनावी अनुभव को, लेकिन ये प्रोग्राम तो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। ये पूरा प्रोग्राम चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है भाई, तो आगे की प्लानिंग तो चुनाव आयोग बताएगी ना, मैं कैसे बता दूंगा वो चीज। इसलिए जब आगे कभी चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो ये सारे सवाल करेंगे। लेकिन मैं चुनावी अनुभव, एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपना चुनावी अनुभव बता रहा हूं कि इस तरह से चुनाव आयोग काम करती है। अब रही बात बाढ़ की बात, जो राजीव जी कह रहे थे कि 70-73% क्षेत्र जो है बाढ़ में डूबा हुआ, तो क्या उन बाढ़ प्रभावित बूथों पर नए मतदाता के नाम नहीं जोड़े जाएंगे? क्या उन बाढ़ प्रभावित बूथों पर जो मतदाता मृत हो चुके उनके नाम काटे नहीं जाएंगे? वहां पर हर चुनाव में जो एक्टिविटीज होती है, क्या वहां नहीं होगी? क्या वहां मतदान नहीं होंगे? अगर होंगे तो उसी के साथ साथ ये सारे काम भी हो जाएंगे। तब अगर नवंबर में चुनाव होंगे तो बाढ़ कहां से तब होगी? बाढ़ तो अभी रेनी सीजन, मानसून तो अभी चल रहा है ना पांडे जी। राजीव, चूंकि इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, राजीव प्लीज बोले, फिर वो आरजेडी प्रवक्ता को कहीं किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने जाना है, मेरी बात, मेरी काउंटर ले लीजिएगा। प्लीज, अब चूंकि आपने राजीव रंजन का जिक्र किया तो उन्हें बोलने दीजिए पांडे जी। राजीव प्लीज पहले आप बोल लें। की बात मैंने बाढ़ की वजह से जोड़ के नहीं की। मैंने जो आंकड़े आपको 30% के बाद आंकड़े सिर्फ 2 दिए थे, वो ये किए कि जो जिन लोगों का 2003 में नाम था विशेष पुनरीक्षण गहन जो उसमें था, तो वैसे 63% लोगों को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, उनको वेरीफाई करना है। 37% लोगों को अपने जन्म का प्रमाण देना होगा। उन लोगों को जो 87 से पहले पैदा हुए हैं, 1987 से पहले, उनको अपना, और 87 से 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको अपने माता पिता में से किसी एक का, और 2004 के बाद जो पैदा हुए उनको माता पिता दोनों का। उसमें बहुत सारे कागजात हैं। एक तो मैंने ये बात कही, और दूसरी बात मैंने ये कही थी
कि तकरीबन 30% लोगों के पास मोबाइल बढ़ा फोन देंगे नहीं राजीव जी, है और वो कागजात क्या है, जरा जानकारी मुझे मेरी बढ़ा देंगे राजीव जी। वो बहुत सारे कागजात जो 11 प्रकार के, वो क्या है, जरा मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए, उससे दर्शकों की भी जानकारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल मैंने कहा कि ये पहले भी ब्रेकिंग विद एजेंडा में सबसे पहले इसकी चर्चा करने वाला चैनल न्यूज 24 ही है, और आज भी बता देता हूं। उसमें पासपोर्ट है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें 10th की मार्कशीट है, उसमें LIC का भी कोई कागज अगर आपका है जिसमें प्रमाण पत्र है, वो भी मान लिया जाएगा। उसमें बैंक का आपका स्टेटमेंट, बैंक का अकाउंट डिटेल्स है, वो भी मान लिया जाएगा। उसमें इस तरह की मैं 6-7 चीजें जो आपको बता रहा हूं। इपिक नंबर है, इपिक नंबर है, आधार नंबर है, मार्कशीट, मोबाइल नंबर है, इपिक नंबर है, आधार कार्ड है, ये सब तो है ही है। सबके पास है। मोबाइल नंबर में आपके जन्म तिथि का प्रमाण नहीं दिखता क्या, ये तो बताइए ना, उस पर डिबेट होनी चाहिए कि क्या परेशानी है। ऐसी किसी तरह की हाँ परेशानी है इस देश में। आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जब 30% लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो मेरे मानने में 20-30% लोग बिहार में ऐसे 25-30% लोग हैं जिनके पास न 10वीं की मार्कशीट है, न जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, न जिनके पास पासपोर्ट है, न जिन्होंने LIC का एक बीमा कराया है, जो जिन्होंने शायद अभी तक 25% लोग। मैं भाई, आप मुझसे ऐसे जीरा न कीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं कि मेरा ये मानना है, और आप ना मैं चुनाव आयोग हूं, ना आप चुनाव आयोग हैं, और ना मैं विपक्ष का प्रवक्ता हूं, और ना आप मैं दर्शक देख रहे हैं उनको जानकारी जो मैं कह रहा हूं, उनको कितनी बात समझ में मेरी आ रही है, आप जो कह रहे हैं वो कितनी समझ में आ रही है, दर्शक इसका फैसला करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जमीन पर और लोगों से मिलते जाते मुझे ये एहसास इस बात का है कि इस देश के कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कितने लोगों के पास 10वीं के पास है, कितने लोगों के पास बैंक के स्टेटमेंट या बैंक के रिकॉर्ड है, कितने लोगों ने LIC का बीमा कराया है। ये बिहार में नहीं, देश के बहुत सारे हिस्सों में। मैं अपने गांव का ही लेने जाऊं तो मेरे ही गांव में 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये 5-7 चीजें नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आपको दिखाना पड़ेगा, आपको खसरा, खतौनी, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा 11 जो कागजात है, कहीं ना कहीं से आप ये साबित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में कागजों की वजह से ही इस देश का 30% आदमी मुख्य धारा में आज तक शामिल नहीं हो पाया, टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो पीछे छोड़ जाता है, तो इस देश का आम आदमी, देखिए ये व्यवस्था अमेरिका में है, अगर आप जानना चाहें, ये व्यवस्था अमेरिका में है कि ये सिटीजन की जिम्मेदारी है, ये नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में दर्ज कराए। ये व्यवस्था ब्रिटेन और भारत में नहीं है, तो अलग अलग चीजें हैं। ये व्यवस्था आप अब भारत में ये व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और अपने आप को वोटर बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोटर बनने के लिए पूरी प्रक्रिया करें, आप खुद जाएं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कार्यक्रम देखने वाले सारे लोग जानते हैं कि ये BLOs जो इलेक्शन कमीशन के से अपॉइंट होते हैं, ये कितने डोर टू डोर जाते हैं, और डोर टू डोर जाने पर कितने लोग इस वक्त घर में रहते हैं। इस समय 10 बज रहे, सवा 10 बज रहे। अगर मेरे ही अपार्टमेंट में, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, मेरी बात से आपका विरोध हो ना हो, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था, मैंने कहा उसे पूरा हक है कि इलेक्टोरल रोल की पारदर्शिता के लिए वो जो चाहे तो करे, लेकिन उसकी समय सीमा को लेकर सवाल उठाए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सवाल पूछे नहीं जाएंगे। 10 बजे आप मेरे अपार्टमेंट में अगर आएंगे तो 1:30 बजे तक आपको इस अपार्टमेंट में रहने वाले 80% लोग नहीं मिलेंगे। राजीव जी, रोकना चाहूंगा आपको।